चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का अपना हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो डिफरेंट समझ में आएगी और थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना। कुछ बातें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और फिर ओवरऑल आपका इसके ऊपर क्वेश्चन जो बिल्डअप होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो एक्चुअली देखो इसमें हम लोग ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को काउंट करके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे। व्हेन two or more atomic orbitals of almost same energy and of different shape overlapped each other, they form new atomic orbitals of same energy and in same number. These newly formed atomic orbitals are known as hybridized orbital or hybrid orbitals, and phenomena is known as hybridization. ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और वो आपस में ओवरलैप करके इंटरमिक्सिंग बोल सकते हो, और उससे क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। इनकी भी एनर्जी क्या होती है, सेम, ठीक है। इनका शेप डिफरेंट हो सकता है लेकिन इन सब का शेप क्या होता है, सेम। और याद रखना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। अज्यूम किया हुआ है, पर जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सबको इस तरह से लिखेंगे सारे, चाहे वो एस पी से बना हो, चाहे एस और 2 पी से बना हो, एक एस और 3 पी से बना हो, चाहे एक एस 2 पी 3 डी किसी से भी बना हो, सबका हाइब्रिडाइज्ड एक ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में इनकी नंबर्स जो हैं वो अलग अलग, जितने भी नंबर्स है उनका नंबर वापस हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो समझ में आया। ये कुछ वैसा कह सकते हो जो हम लोग एक जनरल एग्जांपल हम अक्सर लेते हैं कि अगर आपने ऑरेंज कलर बनाना है, या आप एक ऐसे करें रेड और येलो कलर ले लें, रेड और येलो कलर के 2 डिब्बे ले लें 1 लीटर के, और अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो तुम्हें ऑरेंज कलर के क्या मिलेंगे, 1 लीटर के वापस क्या मिलेंगे, 2 डिब्बे मिलेंगे। राइट और रॉन्ग। रेड और येलो दोनों के फीचर्स अलग अलग थे, नंबर इसका भी 1 लीटर इसका भी 1 लीटर, दोनों की डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, लेकिन जब ये वापस मिक्स हुए तो क्या बना, ऑरेंज कलर। क्या दोनों का कलर सेम है, मतलब इन दोनों की एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंट थी लेकिन इनके शेप डिफरेंट थे, लेकिन इनका कलर सेम हो गया।
मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सारी क्या हो गई, सेम। हाँ, नंबर 1 लीटर के 2 डिब्बे थे तो 1 लीटर के ही 2 डिब्बे बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। बोलो क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने लोग नोट्स में लिखी हुई है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और सही मायने में चीज़ें सारी सेम है, छोटी मोटी बातें जो हैं वो अलग अलग है। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है ना, ये फिनोमिना है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। अच्छा, कभी कोई बोल देना कि किसने दिया था, वही पॉलिंग और स्लेटर ने ही दिया था, पॉलिंग और स्लेटर नहीं दिया था। ठीक है, डेफिनेशन हमने कर दी है, ठीक है ना, सेम एनर्जी। अच्छा, इसमें कभी कभी देखो हमने जो कहा ना कि शेप डिफरेंट और समटाइम सेम भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, हाइब्रिडाइजेशन में एक एस काम आ रहा है और एक पी काम आ रहा है, तो उससे बना एसपी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर एक एस के साथ में 2 पी काम आ रहे हैं तो इन दोनों का शेप तो अलग अलग है, लेकिन ये तो सेम सेम हुए। तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 2 डिफरेंट शेप के, या ये 2 डिफरेंट हुए तो ये दोनों तो क्या हो गए, सेम शेप। तो सेम और डिफरेंट दोनों टाइप के शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें काम आ सकते हैं। बट यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो ऑलवेज एक ही शेप का बनेगा, सेम शेप का बनेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें कुछ कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की, वही वापस बार बार नोट्स में आपको दे रखी है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टेक्स पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नोट्स में देखते रहे, मैं नोट से बता रहा हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उनकी एनर्जी सेम हो सकती है या ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखना एक और चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आपको एस और डी इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन देखने को अलग से नहीं मिलेगी, क्योंकि एस और डी की एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। या कभी आपको एस और अकेले एफ का नहीं मिलेगा, या आपको पी और अकेले एफ का नहीं मिलेगा, आपको एस और पी का मिल सकता है, एस पी और डी का मिल सकता है, क्योंकि ये इससे सिमिलर है और ये इससे सिमिलर है। लेकिन आपको कभी भी ज़्यादा डिफरेंस वाले एनर्जी रखने वाले उनका हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट्स इन द हाइब्रिडाइजेशन नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला है, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे वैसे भी क्लियर कर दिया है, ओवरलैप्ड करते हैं। तो ओवरलैप कौन करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह की कोई ओवरलैपिंग शो नहीं करते हैं, तो वो दिमाग से निकाल देना। नेक्स्ट पॉइंट वापस वही, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो नंबर होगा, है ना, नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उधर हम लोग बात करें यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, रिमेन सेम, है ना। तो जितने ऑर्बिटल आप बिफोर हाइब्रिडाइजेशन यूज हुए थे उतने ही आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वापस सेलिएंट फीचर करके एक नया पॉइंट बना लिया हम लोगों ने, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये लिखने के बाद में आपको एक छोटा सा पॉइंट हम लोग बना रहे हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखें जरा, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो पहला पॉइंट कहता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल, दैट इज दे हैव सेम शेप और सेम एनर्जी। क्या बोलना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जब शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है,
तो ये क्या माने जाएंगे, सिमेट्रिकल माने जाएंगे। सेम एनर्जी एंड सेम शेप, बोलो क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल have proper orientation in space to minimize the repulsion between them, and they are at maximum distance from each other, which gives regular geometry to the molecule। देखो वही सेम चीज जो आप VSEPR में पढ़ के आए, जैसे VSEPR में आपने ये अज्यूम किया था कि जो भी हमारे पास AB2 है तो वो दोनों बॉन्ड्स B वाले वो एक दूसरे को ऐसे स्पेस में अरेंज करेंगे कि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, है ना, क्या लिखेंगे, हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इन स्पेस टू गेट रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। बिल्कुल ठीक बात है, फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड बाय एक्सियल या कोएक्सियल, जो भी बोल सकते हो आप, ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एन एटम कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस, ये बात ध्यान रखना, एन एटम कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है वो किसी एक कंपाउंड में अगर sp2 है तो किसी और कंपाउंड में sp3 और किसी और कंपाउंड में sp या इस टाइप के किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को एक्वायर कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन है तो एक ही एटम एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन रखता है, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, एवरी हाइब्रिडाइजेशन गिव्स रेगुलर ज्योमेट्री टू द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, हर टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं देता है, वो एक रेगुलर ज्योमेट्री देता है। ये बात का ध्यान रखना, मतलब हम यहाँ पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या इरेगुलर ज्योमेट्री की जैसी टर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कि ये इरेगुलर है या डिस्टॉर्टेड है, नहीं। हर हाइब्रिडाइजेशन का जो एक अपना पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है उसे हम एक रेगुलर ज्योमेट्री ही बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके हो सकता है कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए, बाकी टेक्निकल क्वेश्चंस में इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स है उनको समझने का। यहाँ तक ओके है, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। वैसे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, सब टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलती है। हमारे जो मेन जो ध्यान में रखने के कोर्स में है वो एक तो है sp3, एक है आपका sp2, एक हो गया sp, एक हो गया आपका sp3d, एक हो गया आपका sp3d2, एक होगा आपका sp3d3 या dsp2, एक आपका हो जाएगा d2sp3, और इसके अलावा कुछ और dsp भी होता है अकेला। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेनली हम लोग इनकी बात करेंगे, और अगर ज़रूरत लगी तो हम कुछ और एग्जांपल्स को ऐड कर देंगे। DSP में क्या होता है ना, D2sp3 में क्या होता है, तो ये सब हम देखते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो नाम से समझ में आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s है और 3 p है। अब देखो आपको पता है कि 3 p ऑर्बिटल से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अच्छा, कोई ये कह सकता है सर sp4 क्यों नहीं होता? sp4 हो ही नहीं सकता, टोटल p कितने होते हैं, तो हम 3 से ज़्यादा p ले नहीं सकते। तो sp3 में एक मान लीजिए px है, एक py है, और एक कौन सा हो गया, pz। सिंपली अगर बनाना चाहे तो ये s, और अगर मैं इसको x मानूं तो ये px, इसको y बोले तो ये py, और अगर हम इसको z बोले तो ये pz। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमें 4 नए
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। देखो ये और ये इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है ना, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और सब के सब एक ही शेल के होते हैं ऑलमोस्ट, दूसरे शेल के भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल जो है वो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा शेल्स का डिफरेंस भी नहीं आएगा, मतलब एक एस अगर सेकंड शेल का है तो पी थर्ड शेल का हो सकता है, इवन ये खुद के शेल का भी हो सकता है या नेक्स्ट शेल का भी हो सकता है, डी नेक्स्ट शेल का भी हो सकता है, बट मेक श्योर उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, मिनिमम 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 रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टोटल क्या कहलाते हैं, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब अभी हमने एक लाइन लिखी थी कि सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में खुद को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन क्या रहे, मिनिमम। अब नो डाउट ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो इनकी अपनी एनर्जी है, अभी हम बोल के आए हैं कि तो एनर्जी है तो इनके बीच में कोई ना कोई रिपल्शंस होंगे, और इन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ में एक रेगुलर ज्योमेट्री के साथ रहे, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और बताइए चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इनको टेट्राहेड्रली। कैसा रख सकते हैं इनको, टेट्राहेड्रली। ये इस तरह से हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो कर सकते हैं। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो सिंपली रेगुलरली, अगर हम बात करें इनके पास अगर कोई तरह का लोन पेयर ना हो तो, अभी हमने जो पॉइंट बोला था वो यही कह रहा था कि इनसे मिलने वाली ज्योमेट्री रेगुलर है, बट मेक श्योर कि अगर कोई लोन पेयर आ जाता है तो आप उसे रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कहते हैं। तो उस पॉइंट से अपना मिसअंडरस्टैंड मत करना, वो पॉइंट ये था कि रेगुलर ज्योमेट्री होने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह का कोई और एक्स्ट्रा रिपल्शन नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या हो गई, रेगुलर। लेकिन अगर लोन पेयर्स वगैरह है तो उनकी भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो सकती है। ये कुछ VSEPR जैसा ही है, बस VSEPR ओवरलैपिंग वगैरह की बात नहीं करती, ये ओवरलैपिंग की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है ना, ये सब बातें करता है। VSEPR इन सब की बातें नहीं करता। टेट्राहेड्रल इनका शेप हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री के अराउंड रहेगा। ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल्स तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करना है। एक तो है आपका जो है थ्योरेटिकल टोटल मेथड, जो पुराना मेथड है एग्जैक्ट, फिर हम कुछ लास्ट में हम कुछ ट्रिक्स बनाएंगे। अब याद रखना ट्रिक्स का अपना एक लिमिटेशन होता है, हर जगह ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती। देखो मैं हाइब्रिडेशन की 3 पार्ट्स बता देता हूँ। हाइब्रिडेशन को लर्न कैसे करेंगे, एक तो आपको हाइब्रिडेशन लर्न करना है बाय कॉन्सेप्ट, मतलब जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, किसको सेंट्रल एटम मानना है, किस में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब करते हुए, तो वो तो हम सीखेंगे जो आपकी NCERT की बुक में भी है। उसके बाद में हम आएंगे ट्रिक पे, कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे मान लो फॉस्फोरस हो गया तो 15 हो गया, फॉस्फोरस से आगे आपने XeF2 की बात कर ली, अब जिनॉन वगैरह की है, तो उनके लिए फिर ट्रिक काम आएगी। उनको फिर आप है ना 36, 54 इन सब के लिए ना आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, तो कई जगहों पे ट्रिक्स काम आएंगी। तो वहाँ पर आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो अपना देसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं वहाँ पर ट्रिक भी अप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहाँ आपको रटना पड़ेगा। 5, 7, 10 एग्जाम्पल हर हाइब्रिडेशन में ऐसे रहते हैं, 5 एग्जाम्पल, जिसमें आपको याद रखना है कि ये एग्जाम्पल्स में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन ये होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है, वो आपको अगर समझाने जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो पहले तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि हाइब्रिडेशन को फाइंड कैसे करते हैं टेक्निकली, फिर हम करेंगे बात ट्रिक्स की, वो एंड में करेंगे जब सारे हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब पे अप्लाई होती है, मतलब सारी हाइब्रिडेशन के टाइप पे अप्लाई होती है। हाँ उसमें भी एक्सेप्शन रहते हैं बट वो काम आ जाएगी। फिर आते हैं एक्सेप्शन जिनको आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन का। एक बहुत कॉमन फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका रहता है
है ना। देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में 2 या 3 एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका CH4, दूसरा आपका दे रखा है C2H6, तीसरा H2O और फोर्थ है अमोनिया। ये 4 एग्जाम्पल तो आपको एज इट इज मैं क्लियर करके बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनमें से जितना हो सकता है मैं इजीली तुम्हें समझा पाऊंगा, समझा दूंगा। बाकी थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसे सारे एग्जाम्पल समझाने चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। पर आपको इन 4 से टेक्निक आ जाएगी कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं CH4 की। अब देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करनी है उसका तरीका समझा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए आपको जो गिवन मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम पकड़ो। सेंट्रल एटम पकड़ने के लिए मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, और किसी मॉलिक्यूल का जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा एक सेंट्रल एटम का काम करता है। अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 ही एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बताइए हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो एकमात्र क्या चॉइस बची, कार्बन। लिख देंगे कार्बन को, और उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, और नहीं है तो फिर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हेलो, हाँ भैया बोलो। हाँ कोचिंग इस दो तो आज तो मुझे लेना आयो को नहीं, एक्चुअली कल लेना आयो तो मुझे पहुंच रही हो रहा गूगल पे करूँ ला, वाह तो गूगल पे पर करूँ ला, ठीक है। और तो मार करूँगा, हाँ मैं 1 मिनट पूछन करूँगा नहीं, ठीक ओके। चलिए, तो या तो आपको क्या होना चाहिए, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए, जो कि हम लोग अक्सर पीरियोडिक टेबल में देखो पता चल जाता है हमको कि लास्ट, क्योंकि एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का अगर आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, जैसे मान लो आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम तक तो आपको पता है कि क्या आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको सीजियम का पूछ ले तो सीजियम के लिए तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। पर आपको ये अच्छे से पता है कि सीजियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में C6S1 होगा। क्या होगा, 6S1। 6 क्यों, क्योंकि उसका पीरियड नंबर कौन सा है, 6। S1 क्योंकि उसकी पूरी ग्रुप के अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहता है, S1। अब उसके आगे जो भी अवेलेबल होगा वो ऑफ वो प्रिंसिपल से आप कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर जहाँ तक आपको पूरा आता है तो पूरा, नहीं तो आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ये हमने लिख दिया। उसके बाद में अब करना क्या है, इसके लिए आप इस तरह से बॉक्सेस बनाएंगे, 2S 2P। S में कितने होते हैं, 2, P में कितने हैं अभी 2, ठीक है। और ये स्टेज कहलाएगी ग्राउंड स्टेट। देखो समझना अच्छे से, कौन सी स्टेज है, ग्राउंड स्टेट या स्टेज। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि मेरे इस गिवन मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है या कितने एटम से जुड़ रहा है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ध्यान रखने हैं, जो कि आपको तुरंत दिख जाएंगे। ये है नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4, ठीक है साहब। तो 4 एटम्स के लिए आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 4। क्योंकि जो पहले ही बता चुका था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो कि आपके सराउंडिंग एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। अरे भाई, एक एटम का अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा, तभी तो बॉन्ड पेयर बनेगा, तभी तो वो बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेज पे। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहां तक तो ठीक है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है p के इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, यहां कुछ नहीं है ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, p में। देखो यही वजह है कि आप ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते थे जिनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, क्योंकि अगर आपने ऐसे 2-3 ऑर्बिटल्स ले लिए जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो भैया उनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसा करके आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4।
और ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इजीली अब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं? एक s से और 3 p से। एक s ऑर्बिटल का है और 3 p ऑर्बिटल्स का है। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की मानी जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मानी जाएगी। बोलो क्लियर है? अब इन चारों को एक साथ लिखा जा सकता है 1 2 3 4। हम यहाँ लिख सकते हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? अब क्योंकि सेंट्रल एटम का प्रॉपर्टी होता है हाइब्रिडाइजेशन, रिमेंबर सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन शो। देखो मैंने सिर्फ कार्बन ही लिखा है यहाँ पे। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास तो क्या होता है? ओनली 1s1। 1s1 का मतलब उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास में? 4। तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन के इस कार्बन के अगेन एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब ये हमारा कार्बन है, कार्बन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो थे ये हाइड्रोजन्स के साथ, और वो भी हाइड्रोजन का कौन सा वाला? 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन का तो कोई भी एक्सिस हो सकता है, और इनके एक्सिस के अगर आप देखें ध्यान से तो क्या ये एक तरह का एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा। ये है CH4 की कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसको तुम अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। अब आपको अच्छे से पता है 1 सिग्मा मीन्स व्हाट? 1 सिंगल बॉन्ड। 1 सिग्मा 1 पाई मीन्स डबल बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 पाई मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री 28 मिनट के अराउंड रहता है। अब मैंने 109 डिग्री बोला था तो वो एक ओवरऑल सबके ऊपर अप्लाई हो रहा था। यहाँ स्पेसिफिक हाइड्रोजन आ गया, कार्बन हो गया, तो मैं बॉन्ड अब 109 डिग्री 28 मिनट स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ। स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या मानी जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। बोलिए, क्या आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पहला एग्जाम्पल CH4 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके पास में। ठीक है, CH4 के अंदर मीथेन बोल सकते हैं इसको। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ना 28 मिनट, या इसको कई बार 109.5 डिग्री भी बोलते हैं, है ना। कभी कभी ऐसे भी इसको लिखा जाता है, लिखा हुआ है बुक नोट्स में, है ना। 109.5 और 109 डिग्री 28 मिनट, डिग्री और मिनट का डिफरेंस है। वहाँ 0.5 डिग्री को 28 मिनट के साथ में रिलेट किया है। तो ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए तो कभी टेंशन में नहीं आना है कि ये क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, फिर sp3 कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सारा इसमें समझा रखा है। स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, मैंने भी बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। C2H6 हो गया होगा, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो अभी ये टेट्राहेड्रल इतना कुछ बनाना नहीं होता है, लेकिन आप ये ऐसे करके टेट्राहेड्रल को कंफर्म ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई डाउट? C2H6 अब देखो यहां पर भी कार्बन है, और कितने कार्बन है? 2। कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कार्बन दोनों है तो कार्बन ही तो सेम चीज है। 1s2 2s2 2p2। अगेन वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स लेंगे हम लोग, 1s2 2s2। ये कौन सी स्टेट हो गई बेटा? ग्राउंड स्टेट। अब बताओ जरा मुझे, पहले तो ये क्लियर करो कि C2H6 में एक कार्बन कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है? एक कार्बन एटम
कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, या कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है, नॉट कार्बन 4। बेटा ये दोनों कार्बन कार्बन होंगे, ये फिर फेविस्टिक से जुड़े हुए थोड़ी रहेंगे। C2H6 में ओनली एक पॉसिबिलिटीज है कि कार्बन और कार्बन अगर एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए और वापस एक कार्बन अगेन 3 हाइड्रोजन्स के साथ में क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड, तब जाके एक कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। तो इसका मतलब C2H6 में भी एक कार्बन टोटल कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, 4। तो 4 एटम्स के साथ जुड़ा है, तो आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 4। तो 4 करने के लिए वापस मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, एक्साइटेड स्टेट में, 1 2 3 4। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड हो गया, वही सेम sp3 1 2 3 एंड 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जरा एक बार बताना, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा था। अब अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं, वो अपने हाथ में, वो हम इस डायग्राम को, ज्योमेट्री को कैसे भी शो कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं करा है, बस इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया। जो पहले नीचे आपको 3 बॉन्ड्स दिख रहे, इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल सेम है। तो ये मत सोच लेना कि सर आपने ये कैसे बनाया। आप किसी भी तरीके से बनाओगे, आप किसी भी तरह से अरेंज कर दो। बस अरेंज करने का तरीका एक ये कि पहले ऊपर थे, नीचे 3 थे। अब मैंने ऐसा ना करके ऐसे कर दिया। पेन्स लेके हम लोगों ने कई बार किया है, तो ये किसी भी तरीके से करवाया जा सकता है। अब ये क्या, ये इसके पास में क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये कि ये कंडीशन, एक और कार्बन है, 2 कार्बन है ऐसे, ये आपका दूसरा कार्बन, और इसके पास में भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? तो अब हाइड्रोजन्स हमारे पास 3 इधर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और 3 उधर के लिए। ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s, ये 1s, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे आ गए। ये लीजिए, बोलो क्लियर है, क्लियर और नॉट? ये सारे के सारे देखो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, सारे एक्सिसेस है, और इन सभी एक्सिसेस के ऊपर ही ये स्ट्रैंड है। तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, ये भी सिग्मा और सिग्मा, यहाँ से भी वापस सिग्मा बॉन्ड्स। इवन कई बार हम लोग यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलता है sp3 sp3 sp3। ये तब ठीक रहता है जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, आपको ड्रॉ करने का बोल दिया जाए तो इतना कुछ करना होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको, इसमें कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या शेप है, इसका क्या बॉन्ड एंगल है, बस यही सवाल पूछते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो कार्बन और कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ठीक इसी तरह के आपके पास में ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, सिग्मा। यहां पर भी ज्योमेट्री बेटा क्या बोली जाएगी, टेट्राहेड्रल ही बोली जाएगी। बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट 109 डिग्री के अराउंड ही माना जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 109 डिग्री ही आपका यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा। टोटल कितने बॉन्ड्स है, अगर टोटल बॉन्ड्स पूछे तो कितने आपके पास में यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसकी भी सेम टू सेम 109 डिग्री 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट में से कोई भी एक बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। इथेन मॉलिक्यूल के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो एस हाइड्रोजन के साथ में बने हुए होते हैं, और 1 सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन और कार्बन के साथ बना हुआ होता है। ठीक है,
आई थिंक इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट देखें, जैसे देखो ये हो गया। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं H2O, और H2O से पहले हम एक काम करते हैं, पहले NH3 ले लेते हैं, फिर H2O लेंगे। पहले एक आपका लोन पेयर वाला, फिर आपके 2 लोन पेयर वाले ले लेंगे, ठीक है। चलिए कंप्लीट है, हो गया ये सारा। चलिए अब पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे अमोनिया की, फिर हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। NH3, देखो हर एग्जाम्पल में आपको एक आध बात जो है वो सीखने को मिलेगी। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2s2 एंड 2p3। ये आपका 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3। अब जरा बताओ एक नाइट्रोजन को कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी एक इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो ग्राउंड और एक्साइटेड लिख दें, बाकी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई जगहों पे क्या होता है, कई जगहों पे इसको आगे ऐसे ले लेते हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ तो यहाँ या यहाँ कहीं पे भी कुछ कर देते हैं। आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना, ये बात का ध्यान रखना है। आपको फालतू में इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आप ग्राउंड स्टेट रखें, एक्साइटेड स्टेट रखें, जो रखना है वो रखें। आपको सीधा भाई एक्साइटेड की रिक्वायरमेंट ही तब पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट ना हो। अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो एक्साइटेड स्टेट करवाने की जरूरत ही नहीं है। यही अगर आपके CH4 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते कार्बन के पास, तो हम S के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाते। यहाँ एक्साइट करवाने की जरूरत नहीं है, तुम सारे ले लिए। एक चीज और ध्यान रखना, आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि सिर्फ पी के, अब जैसे मान लो पी के ही 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो तुमने पी को ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करवाना या उनका इंटरमिक्सिंग करवाना। तुम ये तो तीनों ऑर्बिटल एक जैसे, तो क्या इन तीनों को आप लोग हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हो? नॉट पॉसिबल। आपको अच्छा, वैलेंस शेल में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट लेंगे, ये भी याद रखना है। वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, एक्साइटेशन करके अगर आपने वैकेंट में इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने भी वैलेंस शेल ऑर्बिटल है सारे पार्टिसिपेट करते हैं। रिमेंबर दिस। आप किसी को ओमिट नहीं कर सकते, कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये सारे आएंगे। चाहे ये काम आ रहा है नहीं आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में तो काउंट होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? sp3। ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है, कई बार बच्चा दिमाग से निकल जाते हैं कि CH4 तो sp3 क्लियर दिखता है, C2H6 तो क्लियर दिखता है, लेकिन आपका जो NH3 है वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो मैं ये छोटी छोटी बातें आपको याद दिला दूँ, आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने एज इट इज, क्योंकि इंटरमिक्स तो करना ही है, ये लिख दिया। ये क्या हो गए? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब डिफरेंस बस इतना है कि इन 4 में से एक किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, और ये जो है हमारा, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये नाइट्रोजन। अब वैसे आपको पता है कि अगर ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते तो ऐसे में ये चारों के चारों क्या बनाते? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते। बट क्योंकि आपका एक कौन है? लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ऐसे में रिमेनिंग तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स थोड़ा सा इससे हल्का सा क्या हो जाएंगे? रिपेल। हमने पहले ही क्लियर कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स खुद को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम रहे। बेटा लगभग आप ये मान के चलिए, हाइब्रिडाइजेशन VSEPR का एक एडवांस वर्जन है। हाइब्रिडाइजेशन VSEPR का एक एडवांस्ड वर्जन है। तो जिसको VSEPR ढंग से समझ में आ गई, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन में कुछ बस 20-30% एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है।
अब देखो ये लोन पेयर है तो ऑब्वियस है कि ये बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकाएंगे, और ये खिसके हुए मान लो एक बार के लिए, चलो ये अपन ने इसको ऐसे छोटा और कर दिया, ठीक है। इन सब के पास में क्या प्रेजेंट है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, 1s। इस हाइड्रोजन के पास में भी क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, sp3 sp3 sp3, ये भी sp3 ही है, लेकिन क्योंकि हमें हाइड्रोजन है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो हमें यहाँ पे कोई बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब सिंस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट था, तो ये जो बॉन्ड एंगल्स है ये हल्के से क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से घटकर 107 डिग्री के अराउंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 107 डिग्री के अराउंड आ जाएगा। तो मतलब ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरह से एक पिरामिडल शेप में आ जाते हैं। किस तरह से आ जाते हैं, एक पिरामिडल शेप में। हम बनाते हैं ना नाइट्रोजन के लिए ऐसे करके, ये तो ये एक पिरामिडल शेप में आ जाते हैं, ये इस तरह से। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है, आप क्या बोलेंगे इसको, पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, ऑलमोस्ट 107 डिग्री। कैसे हुआ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर्स है, ये लोन पेयर है, के बीच में रिपल्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो ये इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर देगा, और इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। याद रखना, कोई भी कह सकते हो आप इसमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल तो एक जैसे हैं, ये चारों तो एक जैसे हैं, तो आप किसी भी ऑर्बिटल में एज्यूम कर सकते हो। इनमें कहाँ डिफरेंस है, चारों की एनर्जी सेम है, तो इनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो आप इन चारों में से किसी, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये sp3 1 है, ये sp3 2 है, ये sp3 3 है, चारों sp3 है। किसी भी एक ऑर्बिटल में ये चला जाएगा, और जब जिस तरफ भी जाएगा वहां से फिर अपने रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स को हल्का सा क्या कर देगा, टिल्ट कर देगा। दैट्स इट। देखिए जरा NH3 के अंदर अपने नोट्स में आपके दे रखा है, NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑन नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अकर्स एंड सो इट हैज पिरामिडल शेप एंड बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 107.5 डिग्री। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर समझ में आएगा। और H2O देखो, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम में से बताओ सेंट्रल एटम कौन हुआ, ऑक्सीजन। लीजिए ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। बनाइए, ये 2s, ये 2p, 2s के 2 और 2p के ये 4, ठीक है। अब H2O में एक ऑक्सीजन एटम को कितने हाइड्रोजन एटम या कितने अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, 2। तो क्या हमारे पास 2 लोन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें क्या ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने की जरूरत है, नहीं है। हम एज इट इज इनको अगर कंबाइंड कर लें तो हमारे पास में ये आ जाएंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि भाई यहाँ डबल लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, इसका मतलब ये बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सारे वैलेंस ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे, आइदर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है चाहे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। ये क्या बोलेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि 2 लोन पेयर्स हो गए, तो आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो लोन पेयर देखो। अब इस बार एक बात के लिए एज्यूम करो, चलो मुझे पेन दो। जैसे ये देखो, जैसे अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेक्निकली ये क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। पर इस टेट्राहेड्रल में 2 तो है लोन पेयर, कोई भी 2, ये मान लो, ये या ये मान लो, कोई भी मान लो, ये 2 लोन पेयर और 2 कौन है, बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो बेटा ये 2 लोन पेयर, ये भी टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल मान लो। अब अगर ये दोनों लोन पेयर है तो ये फिर
इतने क्लोज नहीं रहेंगे, मतलब जितना ये सबसे क्लोज है उतना क्लोज ये एक दूसरे से नहीं रहेंगे। तो पता है ये क्या करेंगे, ये धक्का देंगे एक दूसरे को जितना हो सकता है उतना। जैसे ही इन्होंने धक्का दिया तो ये दोनों लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड पेयर के थोड़े क्लोज हो गए। सोच के देखो, अभी ये ऐसे थे, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल था, ऐसे ऐसे कैसे भी मान लो आप, और ये दोनों लोन पेयर होते ये धक्का देंगे और ये धक्का देंगे तो ये इनके क्लोज हुए, तो ये क्लोज हुए तो ये इससे और दूर भागेंगे, तो ये क्या आ गए एक दूसरे के पास, जबकि लोन पेयर क्या हुए एक दूसरे से दूर। तो ये जो शेप आया ये एक वी शेप हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज आने की वजह से, ऐसे समझना है, ठीक है। देखें, तो अब ये दो लोन पेयर एक दूसरे से कुछ इतने दूर हो जाए तो ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा थोड़ा। तो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज। इसको ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ, एक बार के लिए ये बनाना चाहो तो ये ऐसे बना लो। sp3 sp3 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन दो लोन पेयर या हाइड्रोजन एटम। अब क्योंकि दो लोन पेयर थे उनका रिपल्शन ज्यादा था तो इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा और घट जाएगा और ये 104 डिग्री के अराउंड रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 104 डिग्री। अब इसकी ज्योमेट्री हम बोल देंगे इसको बेंट या समटाइम वी शेप। बोलो, आई बात समझ में। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा क्या हो गया, दो लोन पेयर और उनके बीच का रिपल्शन, उसकी वजह से बॉन्ड पेयर जो है वो थोड़े श्रिंक हो गए और उनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ में स्पेसिफिक, ये तो यहाँ पर एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एनसीईआरटी में टोटल 4 एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा जो कुछ भी एग्जाम्पल है आप उसको समझना, ठीक है। अब उनको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। अब आपको ऑलमोस्ट आइडिया तो आ ही गया है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना, क्या देखना होता है। अब देखो सबको तो देखना नहीं है आपको, अब आपके मोस्टली क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। तो एनसीईआरटी में से अगर क्वेश्चन बना और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना तो इन 4 से बनेगा, और अगर कंपटीशन वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा सा पता होना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, डायमंड जो होता है 10th क्लास में पढ़ा था, डायमंड जो होता है उसमें एक कार्बन टेट्राहेड्रली अदर दूसरे कार्बन्स के साथ में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कार्बन्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनाते हैं। तो ऐसे में एक कार्बन टोटल 4 कार्बन से कनेक्टेड है, बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री के अराउंड रहता है। तो बताओ डायमंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, सीधा याद रख लोगे, इन डायमंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, ठीक है। तो एक आपका टर्म मैंने लिखा रखा है कि कार्बन एटम इन द डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट देखें, ये होने के बाद में वाटर हो गया। नेक्स्ट देखें आपका अमोनियम आयन, 6th देखें अमोनियम आयन NH4+, ठीक है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, NH4+ में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हुआ करता था वो लोन पेयर हाइड्रोजन एटम के एक H+ आयन को मिल गया। मतलब ये कुछ अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर ही रख रहा है, पर अमोनिया में सिंस यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब जब एक अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक H+ आयन आएगा और क्योंकि अमोनिया के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शंस की से H का एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, उसको नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। और ऐसे में जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन एटम पे आ जाएगा। और नाइट्रोजन एटम पे आते ही ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल की शेप में आ जाएगा।
इसमें आ जाएगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल। कैसे? अब वो लोन पेयर नहीं रहा जो पहले था, अब उस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? H प्लस को, और H प्लस का एक इलेक्ट्रॉन अब जो इसने दिया, जो इसने और नाइट्रोजन ने क्या बना लिया आपस में? बॉन्ड। समटाइम ऐसा ना करके कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं, जो कि तुम्हारे नोट्स में किया हुआ है, कर सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि डेटिव बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देने और डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनता है। यहाँ एक्सेप्टर कौन है? हाइड्रोजन। डोनर कौन है? नाइट्रोजन। तो समटाइम ऐसे भी इसको शो किया जाता है, डजंट मैटर एट ऑल। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल की शेप में होता है। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, इन अमोनियम आयन नाइट्रोजन एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो अमोनिया और अमोनियम आयन दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अमोनियम आयन नाइट्रोजन एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल वाइल 1 सिग्मा बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 सिग्मा अभी मैंने बता दिया था, 1 क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट देखिए एमाइड आयन, एमाइड आयन, हाँ इधर देखिए एमाइड आयन, एमाइड के अंदर भी आपका नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? एक लोन पेयर। अब उसके अलावा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कितने हैं? देखो उसको ऐसे समझो, एक लोन पेयर तो होता ही है और 3 इलेक्ट्रॉन और है नॉर्मली। अब इन 3 में से ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्विंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, ये अलग से आया है। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास ओवरऑल कितने लोन पेयर हो गए? बॉन्ड पेयर कितने हो गए? अच्छा, कोई ये कह सकता है ना कि NH2 आयन ऑलमोस्ट H2O जैसा दिख रहा है, राइट और रॉन्ग? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और कोई मतलब नहीं है, हो सकती है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर्स खुद को क्या कुछ इस तरह से अरेंज करके सेम जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। और यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी क्या हो गई? sp3। ये याद रखना है, इनकी मैं ट्रिक्स भी समझाऊंगा, पर मैं ट्रिक्स एक साथ समझाऊंगा, जिसमें sp3 भी आ जाएगा, sp2 भी आ जाएगा, sp भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एमाइड आयन जो इस तरह की स्ट्रक्चर रखता है, उसमें भी नाइट्रोजन की स्टेज क्या है? sp3। देखो इसका शेप क्या था? टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप क्या होगा? बेंट या वी शेप। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एमाइड आयन इज इन बेंट शेप और वी शेप। तो नाइट्रोजन एटम इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज बेंट और वी और एंगुलर शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग हाइड्रेजीन। देखो अब ये याद रखने वाली सारी चीजें हैं। 8th है हाइड्रेजीन। अब ये मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, आप समझदार हो, चीज़ों को थोड़ा सा एक्वायर करना सीखो। ये होता है हाइड्रेजीन, ठीक है। तो हाइड्रेजीन के अंदर भी, जैसा कि आपके नोट्स में दिखा रखा है, हाइड्रेजीन के अंदर भी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होता है? sp3 और sp3 होता है। और ठीक ये थोड़ा सा अमोनिया के जैसा दिखता है ना। अगर आप एक इसको ऐसे छोड़ दो और नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, तो ये नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। बस अब अमोनिया में इसमें फ़र्क ये है कि अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन हुआ करते थे और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? नाइट्रोजन एटम है। तो बॉन्ड एंगल में स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है, बट जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगी? sp3 रहेगी, ठीक है। चलिए आगे। तो हाइड्रोजन में हो गया sp3। उसके बाद में टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड बाय द नाइट्रोजन एटम एंड अ लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखें एग्जांपल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब ये रटने वाली चीजें आ रही है, सारी की सारी याद रखना है आपको। तो 8th हो गया हाइड्रोजन। 6th कौन सा था हमारा? अमोनियम NH4+ नाइट्रोजन sp3 टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल
7 था हमारा एमाइड नाइट्रोजन sp3 और ये कैसा था हमारा बेंट या वी शेप। 8th हो गया। 9th देखो हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH को बोलते हैं, नाम याद रखना हाइड्रोक्सिल एमीन। नाइट्रोजन एटम यहां पर भी क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में रहता है। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री वैसे कुछ स्पेसिफिक इसमें हम नहीं बोलेंगे, है ना। नाइट्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम हैव sp3 हाइब्रिडेशन, लोन पे रिपल्शन होता है एंड द NO बॉन्ड लेंथ के बीच में। ठीक है, सिंपली हम इसको कोई स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, बट ये अमोनिया के जैसा हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। बट वी कैन नॉट से कि भाई ये कौन सा वाला शेप है, पिरामिडल वगैरह नहीं है। ये NH2 और यहाँ से OH और नाइट्रोजन के पास में क्या है लोन पेयर, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास में भी क्या होते हैं 2 लोन पेयर्स। ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। तो हाइड्रोक्सिल एमीन में आपका कौन सा हो गया नाइट्रोजन sp3 में हो गया। लास्ट एंड फाइनल 10th एक बार देख लें CCl4, सब जानते हैं CCl4 टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, 109 डिग्री के अराउंड ही रहता है इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, और टेट्राहेड्रल शेप, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका sp3। कल इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, और ट्रिक की अगर जरूरत पड़ी तो मैं पहले ट्रिक बता दूंगा, फिर वो अलग अलग जगह पे अप्लाई कर देंगे, है ना। टोटल हम लोग इसके अभी 10 एग्जांपल्स या 20 एग्जांपल्स और देखेंगे। तो आपके एग्जाम में इससे बाहर लगभग नहीं आने होते हैं, फिर भी अगर हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे PYQs तो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत हम और ऐड कर दें। ठीक है, तो sp3 का हाइब्रिडेशन का पूरा जो टॉपिक होता है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।